ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज देखते हैं हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसका क्या यूज है। तो पढ़ने से पहले हम लोग जाने कि इसका यूज क्या करेंगे और क्यों इसको पढ़े हम। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 12th में या उसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इवन थर्ड ईयर में भी आप किसी कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए कैसे करते हैं कि कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और ये सी आपका फंक्शनल ग्रुप वाला सी है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसके साथ में बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे CO OH हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अगर यहाँ पे COOH हो तो ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे CO कुछ और कार्बन जुड़ जाए तो ये आपका कीटोन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये OH हो जाए, CH2OH हो जाए तो ये आपका एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए तो ये आपका हैलाइड हो जाएगा। NH2 आ जाए तो एमीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हो जाएंगे। यहाँ पे OR आ जाए तो ये एस्टर हो जाएगा। CONH2 हो जाए तो ये एमाइड हो जाएगा, है ना। COX में X इक्वल टू अगर NH2 हो जाए तो एमाइड हो जाएगा। X इक्वल टू आपका Cl हो जाए तो ये एसाइल हैलाइड हो जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, तो इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे। तो इनको क्या करते हैं, अभी आप जब लैब में काम करते हैं तो लैब में करते क्या है कि इस कंपाउंड को लेते हैं और इसका टेस्ट करते हैं। कंपाउंड का टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके इसको कंफर्म करते हैं कि क्या क्या ये कंपाउंड हो सकता है। तो इसके फिजिकल टेस्ट में इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, अगर लिक्विड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाएं इसका, अगर ये इफर्वेशन दे तो हम कहते हैं एसिड है, अगर इफर्वेशन न दे तो हम कहेंगे एसिड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आप DNP टेस्ट परफॉर्म करते हो। ठीक है, एस्टर है तो उसकी स्मेल चेक कर लेते हो आप। तो अभी तक क्या लैब में आप इन चीजों को कर रहे थे। अब इनके अलावा इन फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए हम केमिकल टेक्नोलॉजी के बजाय इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कैसे हम बहुत छोटा सा अमाउंट, बहुत कम अमाउंट ले करके और कैसे उसके बारे में कंक्रीट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कि एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, एमाइड है, एसाइल क्लोराइड है, एल्कोहल है, या एमीन है, या हैलाइड है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको हेल्प करेगी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में। तो इसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो का क्या यूज है, सबसे ज्यादा यूज क्या है, इसका मेन यूज है वो है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में। क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, तो इसका यूज है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज ए कंपाउंड। ठीक है, या इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ए कंपाउंड। तो कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब आपने कुछ नया बनाया हुआ है, आप कैरेक्टराइज कर रहे हो, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपको सैंपल दिया गया है और अब आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। बट प्रोसीजर दोनों का सेम है करने का। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, सैंपल को लेने के बाद में उसको KVR के साथ में पीलेट बनाते हैं, छोटी छोटी टेबलेट बनाते हैं। ऐसे ऐसे बना लिया टेबलेट, और टेबलेट बनाने के बाद में उसको इंस्ट्रूमेंट में रख देते हैं। इंस्ट्रूमेंट में रख करके उसके एब्जॉर्प्शन निकालते हैं और उसको प्लॉट करते हैं एब्जॉर्प्शन को विद रिस्पेक्ट टू CM इनवर्स। यहाँ पे परसेंट एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन जो भी प्लॉट करें आप, उस हिसाब से ये परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे। और ये पीक्स आपको दिखेंगे अलग अलग वैल्यू पे। इन पीक्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कंपाउंड क्या है, वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एमाइड है, एसाइल क्लोराइड है, क्या है। ठीक है बेटा, दूसरा तरीका क्या होता है कि इसी का हम पिलेट ना बना करके डायरेक्टली सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसका डायरेक्टली सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन का डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका एब्जॉर्प्शन निकाल लेते हैं।
तो सोल्यूशन का जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन निकालते हैं वो हम जनरली पढ़ते हैं यूवी विजुअल में। कहाँ पढ़ते हैं? यूवी विजुअल में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं वहां पे अगर ट्रांजिशन पॉसिबल है तो भी एक पीक मिलती है, वहां पे ऐसी पीक आपको मिल जाती है एक रेंज में। लेकिन ये बहुत करेक्टरिस्टिक पीक्स नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको आइडिया दे सकती है कि आपका पाई टू पाई ट्रांजिशन है या एन टू पाई ट्रांजिशन है या पाई टू एन ट्रांजिशन है। ठीक है, बस इसी के बारे में आइडिया दे सकती हैं, या इनके साथ में कंजुगेशन है कि नहीं है इसके बारे में आइडिया मिल सकता है। लेकिन बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको इससे नहीं मिल पाती थी। लेकिन आईआर में क्या आपको बिल्कुल सटीक और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आईआर रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, तो पीलेट बना करके, दूसरा फिल्म बना करके। क्या बना करके? दूसरा फिल्म बना करके। जनरली पीलेट प्रेफर किया जाता है निकालने के लिए। देखो मैं बातें बोल रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। पीलेट आपका प्रेफर किया जाता है जब आपके फंक्शनल रेंज जो है, ग्रुप जो है वो 600 से लेकर 4000 सीएम इनवर्स के बीच में हो, और जब कहीं पे आपके पास 400 से लेकर के 700 सीएम इनवर्स के बीच में पीक एनालिसिस करनी होती है तो हम फिल्म प्रेफर करते हैं। क्योंकि जो केबीआर होता है इसका अपना भी स्ट्रेचिंग 400 से 700 के बीच में आता है, तो ये इंटरफियर करता है इस रेंज में। तो जब आपको इसमें करना है, खासतौर पे जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इम्पोर्टेंट रेंज होती है आपके काम की होती है वो जनरली आपकी 1000 से लेकर के 3800 सीएम इनवर्स के बीच में होती है। ठीक है, कुछ वैल्यू कहीं कहीं पे सीबीआर या सीसीएल के लिए हम 700 से लेके 1000 भी देखते हैं। ठीक है, 700 से 1000, लेकिन मोस्टली आपको इसी में मिलना है। तो जो कि मोस्टली आपको इसी में मिलना है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रा लेते हैं वो केबीआर में लेते हैं। केबीआर की पीलेट बनाते हैं, उसका आप एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड करते हैं और उसका ट्रांसमिशन या एब्जॉर्प्शन आप प्लॉट करके पीक बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? तो यस देखो क्या बातें समझ में आई कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये इसका यूज क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में है। कहाँ पे है? फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए करेंगे हम। किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम? के बी आर पीलेट बना करके। के बी आर पीलेट या टेबलेट जो भी बोलो आप। ठीक है, के बी आर में पीलेट बना के कैसे बनाते हैं? एक स्मॉल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1 mg कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, उसको 10 to 20 mg केबीआर में ले लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके पीलेट बना लेते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इम्पोर्टेंट रेंज है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 1000 से लेकर के 3800 सीएम इनवर्स के बीच में मिल जाती है, इसलिए हम केबीआर पीलेट में ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर उसके बीच इसके पहले वाला कोई भी हमारे इंपॉर्टेंस का है तो हम क्या बनाएंगे? उसका फिल्म बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फिल्म बना लेंगे। ठीक है, जिससे केवीआर की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो फिल्म कैसे बनाते हैं? कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म या डीसीएम डाइक्लोरोमेथेन में CH2Cl2 में डिजॉल्व करते हैं, और डिजॉल्व करके एक प्लेट होती है कांच की। क्या होती है? प्लेट होती है कांच की, और इस प्लेट के ऊपर उसको ड्रॉपर से डाल देते हैं, और डालने के बाद में इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो विद इन 2 मिनट या 3 मिनट्स ये आपका ड्राई हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ड्राई हो जाता है, और इस पे एक छोटी सी फिल्म बन जाती है, और उस फिल्म को रख करके हम इसका एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये दो तरीके जनरली हम लैब में यूज करते हैं आईआर रिकॉर्ड करने के लिए। ये तो बात हो गई आईआर रिकॉर्ड करने की, और इसका हम यूज क्यों करेंगे ये हो गई। अब देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है और कैसे ये यूजफुल होगा फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो कुछ छोटी छोटी बातें उससे पहले और देखते चलते हैं। कुछ नाम आप लोग सुनोगे, कई बार नाम सुनोगे नियर आईआर। क्या सुनोगे? नियर आईआर। आपको पेपर में NIR लिखा मिल जाता कई बार। मिड आईआर। क्या है? मिड आईआर। ये जनरली लिखा नहीं मिलता आपको, कभी नहीं मिलता लिखा हुआ, क्योंकि इसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपके पास मिलता फार आईआर,
और फिर मिलता है मोस्ट यूज्ड IR। क्या है? मोस्ट यूज्ड IR। ये आपको बहुत मिलेगा, पेपर में मिलेगा, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। इसलिए यूजफुल है क्योंकि आप ध्यान से देखो, कभी अपने हाथ पे आप लाइट टॉर्च चला के देखो, तो आप चला के देखोगे तो आपकी उंगली उसके लाइट में रेड रेड दिखने लगती है। या सनलाइट में अपने हाथ को देखो तो आपको अपनी उंगली के दूसरी तरफ देखता हुआ फील होगा। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो NIR रेडिएशन को अपने में से पास होने देती है। इसीलिए NIR रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका मेडिसिनल एप्लीकेशन होता है। इसीलिए पेपर में या काफी जगहों पे NIR लिखा मिलता है, बाकी चीजें लिखी हुई नहीं मिलती हैं। तो देखते हैं कि NIR क्या है। NIR रीजन क्या होता है? ये 1500 से 3000 CM इनवर्स के बीच का जो रीजन होता है उसको नियर IR बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1500 CM इनवर्स टू 3000 CM इनवर्स को NIR बोलते हैं। माइक्रोमीटर में देखें तो 0.67 से 3.33 माइक्रोमीटर। ठीक है। मिड IR क्या होता है? ये आपका जहां पे कहीं लिखा होता है, ये 4000 से लेकर के 400 CM इनवर्स होता है। सॉरी, कितना? ये 15000 है। ये सो नहीं, 15000 से लेकर के 3000 है। ये क्या है? ये 15,000 CM इनवर्स टू 3000 CM इनवर्स है। ठीक है। मिड IR किसको बोलते हैं? ये आपका 4000 CM इनवर्स से 400 CM इनवर्स होता है। फार IR क्या होता है? ये आपका 200 CM इनवर्स से 10 CM इनवर्स होता है। अब मोस्ट यूज क्या होता है? मोस्ट यूज जो आपके पास रेंज है वो है आपका 4000 CM इनवर्स से 670 CM इनवर्स। ये आपका मोस्ट यूज्ड IR रीजन है और हम इसी में काम करते हैं। ठीक है। हम कैसे में काम करते हैं? हम इसी में काम करते हैं। ठीक है। तो माइक्रोमीटर यस में सर। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर। ठीक है। एक सिंपल सा फार्मूला होता है, देखो CM इनवर्स क्या होता है? वेव लेंथ। आपने नाम सुना होगा वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है? तो कोई वेव होती है, जैसे यहाँ से वेव स्टार्ट हो, ये हाइट पे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर हाइट जाएगी, फिर यहाँ आएगी। इस तरीके से एक साइकिल ये कंप्लीट करती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको वेव लेंथ बोलते हैं। मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन सिंगल टाइम पीरियड। मतलब उसका जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है उसको वेव लेंथ बोलते हैं। तो वेव लेंथ को लेमडा से लिखते हैं, और लेमडा जनरली आपका नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में इसकी यूनिट दी जाती है। किसमें दी जाती है? नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में। इसी का एक यूनिट डिफाइन करते हैं, उसको वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये 1/λ होती है। क्या होती है? 1/λ। इसको न्यू बार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? न्यू बार से। और इसकी यूनिट जो होती है वो CM इनवर्स लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? CM इनवर्स। तो वेव लेंथ क्या होती है? एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेव नंबर जो होता है एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा। नो, तो एनर्जी का फार्मूला आपने देखा होगा, E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू बाई अच्छा। लेमडा ना, HC बाई लेमडा। एच न्यू होता है, इसको लिखते हैं HC बाई लेमडा, है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया? E प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब चूंकि इनवर्सली रिलेशन लिखना साइंस में थोड़ा अच्छा नहीं लगता आदमी को, तो आदमी ने क्या किया कि इसको चेंज करके 1/λ को एक नई यूनिट से डिफाइन कर दिया, न्यू बार से। और क्या किया कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। तो आपको क्या करेगा एग्जाम में, कई बार वो लेमडा दे देगा तो आपको न्यू बार बताना होगा, कई बार न्यू बार दे देगा तो आपको लेमडा बताना होगा, और लेमडा के हेल्प से आपको एनर्जी निकालनी होगी। तो एक सिंपल सा फार्मूला है न्यू बार और लेमडा के कन्वर्जन का। वो कन्वर्जन ये, चूंकि दोनों की यूनिट चेंज है, ये सेम इनवर्स में है, वो नैनोमीटर में है, तो क्या करेंगे? इसको न्यू बार इक्वल टू लिखते हैं। सिंपल सा फार्मूला है 10,000। क्या लिखते हैं? 10,000।
10,000 अपॉन लेमडा इन माइक्रोमीटर, लेमडा इन माइक्रोमीटर। अगर लेमडा आपको माइक्रोमीटर में दिया हुआ है और न्यू बार आपको निकालना है तो 10,000 बाई लेमडा कर दोगे तो ये आपकी यूनिट बन जाएगी। ये यूनिट आपकी सीएम इनवर्स में आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेमडा इक्वल टू आपको मैं दे रहा हूं 300 माइक्रोमीटर। कितना दिया मैंने? लेमडा इक्वल टू 300 माइक्रोमीटर। इसके लिए न्यू बार निकाल के बताओ कितना आएगा। कितना हो जाएगा न्यू बार? 0.003। हाँ, 10,000 अपॉन 300 सीएम इनवर्स, है ना। 1020 यहां से कट जाएगा तो 100 अपॉन 3 हो जाएगा, ये 33.33 बन जाएगा ना, है ना। यस सर। 30.33 सीएम इनवर्स बन जाएगा ये। अब जरा पीछे का टेबल देख के बताओ किस रेंज में आएगा। ये फार आईआर में आएगा, मिड आईआर में आएगा, नियर आईआर में आएगा, या मोस्ट यूज आईआर में आएगा? किसमें आएगा ये बिटवीन आएगा, मिड आईआर और फार आईआर के बीच में, है ना। ठीक है, यस सर। ओके। फार आईआर कितना होता है? 10 सीएम इनवर्स और 200 सीएम इनवर्स होता है। ये कितना है आपका? 33.33 है। ठीक है, तो इसको फार आईआर में डाल देंगे हम। ओके यस सर। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो न्यू है ये किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब इसकी डिपेंडेंसी हम जान पाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारे कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन में कैसे ये हेल्प कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम फोकस करेंगे न्यू पे। कहीं पे हमने न्यू लिखा हुआ है, न्यू बार, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वेव नंबर। अब वेव नंबर का मतलब क्या है? ये 1/λ है। ये जब यूनिट की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जब ये माइक्रोमीटर में होगा तो इसको हम 10,000/λ कर देंगे। अगर ये नैनोमीटर में दिया होगा तो क्या करेंगे? क्या होगा? नैनोमीटर में दिया होगा तो क्या करेंगे? जैसे लैम्डा इक्वल टू आपको दिया है 200 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 200 इंटू 10⁻³ माइक्रोमीटर होगा ये। ओके, एक बार माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो न्यू बार निकालने के लिए हम 10,000/200 इंटू 10⁻³ ये सीएम इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, यस सर। ओके। चलिए देखते हैं कि इसका हम आगे कैसे यूज कर पाएंगे। और तो क्या होता है, जो आपका मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? योर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो उनके वाइब्रेट, जैसे आप अपने हाथ में एक स्प्रिंग ले लो। क्या कर लो? एक स्प्रिंग ले लो और उसको खींच करके छोड़ दो। तो जब खींच के छोड़ोगे तो आप देखोगे उसमें से एक ध्वनि निकलेगी, एक साउंड निकलेगा। क्या निकलेगा? इसमें से साउंड निकलेगा, क्योंकि वो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है ना वाइब्रेशन के बाद में। ठीक है, मतलब होता है कि जब होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज हो रही होती है। क्या हो रही होती है? एनर्जी चेंज हो रही होती है। तो जब स्प्रिंग हमारे पास थी, पहले ऐसे थी स्प्रिंग, फिर हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करके छोड़ दिया। जब एक्सटेंड करके छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है इसके बीच में। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगती है। क्या करती है? ऐसे 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 स्प्रिंग होती रहती है कुछ देर तक। अगर यकीन नहीं है तो आप अपने पेन का स्प्रिंग निकालो खोल करके, बाल पेन यूज करते हो, उसको पुल करके छोड़ दो तो देखो कि वो बार बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, उसी तरीके से आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, इनके बीच जो बॉन्ड होते हैं, इनको हम स्प्रिंग की तरह कंपेयर करते हैं। किसकी तरह करते हैं? स्प्रिंग की तरह कंपेयर करते हैं। जैसे सी डबल बॉन्ड सी ले लिया हमने, तो क्या मानते हैं? ये ए एटम है, ये बी एटम है सी का, और इसके बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है ना। सी सिंगल बॉन्ड सी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। तो अब इसकी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, तीनों स्प्रिंग डिफरेंट डिफरेंट की है।
जैसे इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है सिंगल बॉन्ड का 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, डबल बॉन्ड कितना होता है 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है 1.3 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बेटा, ये बात तुमको पता होगी ना, नहीं पता है? यस सर। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है। ठीक है, तो जितनी इनकी बॉन्ड लेंथ कम और ज्यादा होती है उसी हिसाब से एक स्प्रिंग हो गई ना ये। अच्छा, बॉन्ड लेंथ कम होने के बावजूद क्या है ये डबल स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है ना, ये ट्रिपल स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है, मतलब 3 छोटी छोटी स्प्रिंग लगा दी गई है, इसमें एक बड़ी स्प्रिंग लगी हुई है हमारे पास में। तो इसमें वाइब्रेशन, इसके वाइब्रेशन से तीनों का वाइब्रेशन अलग अलग होगा। इसी वाइब्रेशन का वेव नंबर या इसी की फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे हम, इसी की फ्रीक्वेंसी हम रिकॉर्ड करेंगे आईआर से। क्या करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को हम आईआर से रिकॉर्ड करते हैं एक तरीके से। ठीक है बेटा, तो जिस तरीके से बॉन्ड होगा उस तरीके का उनका डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो एक रेंज लिखते हैं कुछ कि क्या क्या है और कितने कितने इनकी रेंज होंगे। ठीक है, देखो सी, ट्रिपल बॉन्ड सी जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी होती है 2300 से लेकर के 2000 सीएम इनवर्स के बीच में होती है। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर होगा इसका, वो कितना होगा 2300 से 2000 सीएम इनवर्स के बीच में। कई बार उल्टा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो उसको सीधा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, 2000 से 2300 सीएम इनवर्स, ये क्या हो गया आईआर वेव नंबर हो गया। क्या हो गया, ये आईआर वेव नंबर हो गया। इसको समटाइम्स भी से एज आईआर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसी को हम आईआर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। सी डबल बॉन्ड सी, देखो ये वैल्यू याद रहेगी तभी हम यूज कर पाएंगे आईआर को। सी डबल बॉन्ड सी का जो होता है ये आपका 1500 से लेकर के 1500 से लेकर के बहुत ज्यादा रेंज लिखा हुआ है बुक में, हम इसको फिक्स करते से 1900 लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं, लेकिन अपने याद करने के लिए हम सी डबल बॉन्ड सी जो होता है वो हम 1600 सीएम इनवर्स तक रखेंगे और इसको हम 1400 कर देंगे। कितना कर देंगे, 1400 से लेकर के 1600 सीएम इनवर्स के बीच में अगर पीक मिलेगी तो हम बोलेंगे सी डबल बॉन्ड सी है। ये बुक में लिखी हुई डेटा है। ठीक है, कि 1500 से 1900 सीएम इनवर्स के बीच में है, और ये डेटा, ये रेंज जो है हमको मैक्सिमम मिलेगा जब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा देखेंगे हम तब। ठीक है बेटा, तो 1400 से यस सर। 1600 के बीच में अगर पीक दिखी हमको तो हम बोल देंगे कि वहां पे सी डबल बॉन्ड सी है। ठीक है, 1400 से 1600 के बीच में मोस्ट यूज्ड रेंज। अगर इसी को एरोमेटिक रीजन में लेके चले जाएंगे तो ये आपका 1680 या 1650 सीएम इनवर्स तक भी जा सकता है ये। ठीक है, ओके। अब देखते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी की कितनी वैल्यू होती है। तो सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एन एंड सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एन सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये तीनों वैल्यू जो होती है ये आपकी 800 सीएम इनवर्स से लेकर के 1300 सीएम इनवर्स के बीच में आती हैं। अब सी सिंगल बॉन्ड सी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, सी सिंगल बॉन्ड एन भी बहुत यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसके जब भी सी सिंगल बॉन्ड एन होगा, देखो सी सिंगल बॉन्ड एन होगा तो हमेशा वो NH2 के फॉर्म में होगा या CNR होगा, CNR होगा, तो इसलिए सी सिंगल बॉन्ड एन बहुत यूजफुल नहीं है। लेकिन सी सिंगल बॉन्ड ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईथर का नाम सुना होगा इसमें, है ना, ईथर में सिर्फ यही फंक्शनल ग्रुप होता है, सीसी बॉन्ड ही होता है, ये बहुत यूजफुल होता है। तो इसमें से सी सिंगल बॉन्ड ओ वाला रेंज हम स्पेसिफिकली याद करेंगे। क्या करेंगे, सी सिंगल बॉन्ड ओ वाला रेंज स्पेसिफिकली याद करेंगे, और ये आपकी 1000 सीएम इनवर्स से लेकर के 1260 सीएम इनवर्स के बीच में अगर आपको स्ट्रेचिंग मिलती है तो आप बोलोगे उसमें सी ओ स्ट्रेचिंग है। क्या बोलते हैं इसको, सी ओ स्ट्रेचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीओ स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यस मैं सर।
मैं इन तीनों को ग्राफ पे दिखाता हूं कि दिखते कैसे ग्राफ पे ये है। तो जो ग्राफ बनता है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्सिमम वैल्यू होती है 4000 सीएम इनवर्स, और राइट हैंड साइड पे जो भी आप रेंज सेट करोगे 400 सीएम इनवर्स। जनरली आपको 600 से वैल्यू देता है वो जब करवाने जाते हो। तो जब इसका ग्राफ जो मिलता है वो 3 रेंज में डिवाइड करते हैं हम, 4000 से लेकर के 3000 के बीच में। कितना? 3000 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर 3000 से लेकर के 2500 के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर 2500 से 2000 के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, और फिर 2000 से लेकर के 1400 के बीच में हमें काम की इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर 1200 से लेकर के 1000 के बीच में COO बांड की स्ट्रेचिंग मिलती है हमको। तो जो ग्राफ स्पेक्ट्रा आता है वो आपका ऐसे ही आता है। इस तरीके से पीक्स होती हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, इनका रियल एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहां पे और समझ में आएगा। तो कुछ ये जो पीक दिख रही है ये हमको एक इंफॉर्मेशन देगी, ये पीक दे रही है एक इंफॉर्मेशन देगी, ये पीक दे रही है इंफॉर्मेशन देगी। जैसे मान लेते हैं ये पीक है, अब अगर ये पीक 2250 सीएम इनवर्स पे आई हुई है स्पेक्ट्रा पे, तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में C ट्रिपल बॉन्ड C है ना। मतलब एसिटिलीन टाइप का मॉलिक्यूल ये होगा, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, क्योंकि ये इस रेंज में स्ट्रेचिंग देता है। अगर यही पीक आपकी ये यहाँ पे आई हुई है और ये 1550 पे दिया हुआ है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड C होगा। अगर यही आपका 1250 पे या 1050 पे दिया हुआ है तो हम बोलेंगे CO स्ट्रेचिंग वहां पे होगा। ठीक है, ऐसे हम ग्राफ में देखेंगे इनको। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलिए, कुछ और वैल्यू है इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ 3000 जनरली 3200 लिखा जाता है। कितना? 3200। ये आपका OH NH और CH लिखा जाता है। जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये 2630 से लेकर के, तो 2630 याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके याद करोगे 2600 याद करोगे, क्योंकि ये 30 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ रेंज पता होना चाहिए। कितना? 2630 से लेकर के 3700 सीएम इनवर्स तक के बीच में आता है। और इसमें ध्यान रखना कि जो CH वाली पर्टिकुलर होती है ये आपके 2600 से लेकर के 3100 सीएम इनवर्स के अंदर ही होती है, और जो OH और NH होते हैं ये आपके 3200 से लेकर के 3700 सीएम इनवर्स के बीच में होते हैं। ठीक है, तो 3200 के ऊपर अगर आपको स्ट्रेचिंग मिल रही तो उसमें या तो OH होगा या NH होगा। ठीक है बेटा, या तो OH होगा या NH होगा। तो क्वेश्चन उठेगा OH और NH को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो NH दो तरीके के होगा, या तो NH होगा या NH2 होगा। जब NH होगा तो उसकी पीक बहुत ही शार्प पीक होगी, और जब NH2 होगा तो वो इस तरीके से पीक देगा, 2 पीक सिस्टम देगा। क्या देगा? 2 स्ट्रेचिंग पीक देगा। ये NH का शार्प पीक मिलता है। क्या मिलता है हमको? शार्प पीक मिलता है। NH2 में 2 पीक मिलता है, और जब ये OH होता है तो ये इस तरीके से ब्रॉड पीक देता है। क्या देता है? ये ब्रॉड पीक देता है। तो इस तरीके से हम NH और OH में या OH और NH2 में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ब्रॉड पीक मिली है तो OH की वजह से है, बिल्कुल शार्प पीक मिली हुई है तो NH की वजह से है, 2 पीक सिस्टम है तो NH2 की वजह से है। ठीक है, ये किस रेंज में मिलेगा आपको? 3200 सीएम इनवर्स से लेकर के 3700 सीएम इनवर्स के बीच में मिलेगा आपको। ठीक है, ओके, बात समझ में आ Yes, रही है नहीं? yes, sir. Yes, sir. इन पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना, क्योंकि यही हेल्प करेंगे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हमें। ओके, नाउ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सब्स्टिट्यूशन का। तो OH की पीक और OD की पीक, D क्या होता है?
डी क्या होता है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम होता है, यस। तो जो OH की पीक होती है उसका सिंपली रीजन जो होता है वो आपका होता है 3500 के पास आसपास, 3570 सीएम इनवर्स। अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूं तो H को अगर D से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू घट करके आपकी 2600 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 2630 सीएम इनवर्स आ जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कई बार कि व्हेन सब्स्टिट्यूटेड विद ड्यूटेरियम, तो अभी आगे फार्मूला बताएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि आप फार्मूले से कैलकुलेट करने के बजाय आप इस वैल्यू को याद कर ले जाओ, ये आपका 3 मिनट का टाइम बचा देगा। इसमें और इसमें H को D से शिफ्ट करने पे जो चेंज आता है वो करीब करीब आपको 950 सेंटीमीटर का चेंज आता है। ये अप्रोक्सीमेट चेंज है, आपको एग्जाम में अलग अलग वैल्यू दी जाएगी, कुछ 3600 दे दिया उसके दे देगी, तो 950 के आसपास अगर आपको चेंज मिलता है दो पीक के बीच में, ठीक है, एक OH की वैल्यू दी हुई है, उसको H को D से सब्स्टिट्यूट करने पर अगर आपको 950, मतलब क्या कहा गया, कंपाउंड है जिसकी पीक x सेंटीमीटर पे आ रही थी, इस कंपाउंड में एक एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, एक एलिमेंट x को y से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, और उसकी जो वैल्यू आ रही थी अप्रोक्सीमेटली 950 सीएम इनवर्स घट गई, यानी x माइनस 950 सीएम इनवर्स हो गई। तो आपको ध्यान दे देना, आपको जान लेना है कि x आपका h था और जो सब्स्टिट्यूट हुआ है वो आपका d है। ठीक है, तो इस Yes, तरीके sir. से आप एग्जाम में सिंपली देख सकते हो कि H को D से रिप्लेस करने पर करीब करीब 950 सीएम का चेंज आता है। यहाँ पे एग्जैक्टली चेंज अगर देखना चाहे तो ये आपका 2600 है ना, 2600 है तो 400 5 4 970 30 माइनस कर दो तो 940 सीएम का दिख रहा है ना ये, ठीक Yes, है। sir. अप्रॉक्स रेंज 950 का हम इसलिए रखते हैं कि आगे पीछे भी वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे कि H को D से रिप्लेस करने पे आखिर क्या चेंज हो गया जो कि इस पे इतना बड़ा इंपैक्ट आया। तो हम देखते हैं कि H का फार्मूला 1H1 होता है और इसका 1H2 होता है ना, ड्यूटेरियम का। मतलब हुआ Yes, कि जो sir. ड्यूटेरियम का है वो हाइड्रोजन के मास का डबल मास है। क्या है? हाइड्रोजन के मास का डबल मास है, लेकिन इफेक्टिव इंक्रीमेंट कितना है? 1 यूनिट का है। मास में कितना चेंज है? 1 यूनिट का चेंज है, ठीक है। ठीक है, मास बढ़ गया, ये घट गया, तो इफेक्टिव मास म्यू भी देख ही लेते हैं। तो न्यू इक्वल टू होता है 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपान ये mx/my अपान mx प्लस my है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 1/μ इक्वल टू 1/mx प्लस 1/my। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये my इंटू mx मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? 1 नीचे देखो ये मिल जाएगा आपको my प्लस mx अपान mx इंटू my मिल जाएगा। तो म्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? mx my अपान mx प्लस my, है ना, अपान 2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो न्यू और म्यू में क्या रिलेशन है? न्यू और म्यू में क्या रिलेशन मिला हमको? न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू है अंडर रूट। मतलब ये हुआ कि अगर इफेक्टिव मास आपका डिक्रीज करेगा तो वेव नंबर आपका इंक्रीज करेगा, अगर इफेक्टिव मास आपका इंक्रीज करेगा तो वेव नंबर आपका इंक्रीज करेगा। पीछे हमने निकाला था, क्या निकाला था? म्यू ओडी अपान म्यू OH, ये रेशियो हमारी 2/1 आई थी, है ना, ओके। Yes, sir.
इसका मतलब ये हुआ कि म्यू ओ डी इक्वल टू 2 इंटू म्यू ओ एच था, है ना। मीन्स म्यू ओ एच इज लेस देन म्यू ओ डी। ओके, यही है ना। तो म्यू ओ एच Yes, अगर sir. कम होगा तो इसका वेव नंबर ज्यादा होगा, और जो कि हमने देखा है कि 3570 सीएम इनवर्स था किसका, ओ एच का। और म्यू ओ डी ज्यादा होगा तो इसका वेव नंबर कम होगा, जो कि हमने देखा कि 2530 सीएम इनवर्स है ना। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि HCl का वेव नंबर ν1 है, ठीक है, तो DCl का वेव नंबर कितना, ν2 कितना होगा निकालना, तो निकाल ले जाओगे है? Yes, sir. कैसे निकालोगे, आपको निकालना पड़ेगा म्यू HCl एंड म्यू DCl निकालना पड़ेगा। म्यू HCl कैसे निकालेंगे, 1 अपान म्यू HCl इक्वल टू 1 अपान H 1 अपान MH 1 अपान MH प्लस 1 अपान MCl। ये कितना होता है, 1/1 प्लस 1 अपान कितना 37.5 होता है सीएल का, 36.5 होता है, 36.5 होता है। 36.5. तो म्यू HCl कितना हो जाएगा, ये 36.5 अपान 37.5 हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, चाहे तो आप इसको एक स्टेप और कर लेना। 36.5 प्लस 1 अपान 36.5, ये 1 बाई म्यू HCl की वैल्यू है। तो HCl चाहिए तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये मिल गया Yes, sir. आपको म्यू HCl का। इसी तरीके से म्यू DCl आपको निकालना है। तो म्यू DCl निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, वो D की वैल्यू अपान CL की वैल्यू 36.5 अपान D प्लस 36.5 मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36.5 अपान ये आपका 38.5 मिल जाएगा म्यू DCl, है ना। सही है। Yes, sir. तो आप देख सकते हैं कि ये कितना है, HCl 36.5 है, ये कितना अपान 37.5 है। DCl क्या है, 2 इंटू 36.5 अपान 38.5 है। तो ये मैं रिलेशन निकाल सकते हैं अब हम, म्यू HCl एंड म्यू DCl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ निकाल के फटाफट। देखो म्यू DCl रखेंगे तो ऊपर आपका ये मिलेगा, नीचे आपका ये मिलेगा, लिखो 2 इंटू 36.5 अपान 38.5। अब म्यू HCl 1 बाई है तो उसको लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो 37.5 अपान 36.5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 इंटू 37.5 अपान 38.5, ये देखो इससे एक ज्यादा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 के आसपास वैल्यू मिलेगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 9×18 1.8 के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। आप चाहो तो मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बता सकते हो कितनी आएगी। Sir, 1.948. 1.948 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और हाइड्रोजन में कितनी आई थी, 2 आई थी ना, हाइड्रोजन में 2 आई थी, ठीक है। यहाँ पे 1.948 आई, 1.948। तो इसका मतलब जब भी इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम का चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, 2 टाइम का चेंज हो रहा है। तो देखो ν1 आपको पता है, ν1 ν2 इक्वल टू, ये ν1 किसके लिए था, इसको न्यू HCl कर दो, इसको DCl कर दो, है ना। ऊपर उल्टा हो जाएगा, म्यू DCl हो जाएगा, नीचे म्यू HCl हो जाएगा, HCl हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.94 आई हुई है। कितनी आई हुई है, 1.94 आई हुई है।
ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यू DCl की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू HCl अपॉन अंडर रूट ये जो वैल्यू आई है इसको अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हैं, समझने के लिए खाली ले सकते हैं ना। Yes, sir. इसका मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली अगर 2 ले सकते हैं तो इसको 1.42 से डिवाइड करेंगे हम, है ना। 1.414 होता है ना रूट 2 की वैल्यू। Yes, sir. तो जब भी आप h को d से रिप्लेस करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी दी होगी उसको अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देना है। अब 1 बाई अंडर रूट 2 को एनालाइज करो तो 1 बाई अंडर रूट 2 का मतलब होता है रूट 2 बाई रूट 2 कर सकते हैं इसको रूट 2 बाई 2 लिख सकते हैं। 1.41 कितना होता है, 1.41, ठीक है। इसकी रूट 2 की वैल्यू हो गई हमारे पास में, कितना हो गया, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, है ना, सर फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें जो भी वैल्यू दी हुई होगी तो हमको उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, 0.7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। अब एग्जाम्पल को टेस्ट करते हैं, जो डाटा दिया है हमको ये 3570 दिया है, कितना दिया हुआ बेटा, 3570 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करो 0.7 से, कितना आएगा आपका, 3570 को मल्टीप्लाई करोगे 0.7 से तो आ जाएगा आपका 2499, कितना आएगा, यानी 2500 सीएम इनवर्स आ जाएगा ये, है ना। हेलो, Yes, यस sir. सर और ये 2530 आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू क्लोज वैल्यू दे रही नहीं दे रही आपको, ठीक है। Yes, sir. तो कंपटीशन में आपको क्लोज वैल्यू मिल जाएगी तो आप ऑप्शन निकाल ले जाओगे, ठीक है। अगर आपने इसको कैलकुलेट करने बैठे वहां पे तो ये आपका बहुत टाइम खा जाएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे मैंने टेक्निक बताई, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, बस खाली इस क्लास को दिमाग में रखोगे आप तो वहां पे जाकर के 4 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का जिसमें भी आएगा ये क्वेश्चन फटाफट बनेगा आपका h को d से रिप्लेस करने पर, ठीक है। क्या करना है, जो भी वैल्यू दी होगी उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू किसी को चाहिए कि हमें नहीं, हमें बहुत एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो 0.7 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन किसी को Yes, अगर sir. चाहिए कि मुझे बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं उसको बोलूंगा जो पीछे वैल्यू दी हुई थी उसको आप थोड़ा और रिफाइन करो। क्या करो, अंडर रूट 1.94 था, ये रूट 2 से कम है ना, तो ये रूट 2 से नीचे जितना कम होगा ऊपर की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, कितनी है, उतनी ऊपर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वैल्यू निकाल करके, नहीं बात बनेगी तो हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं कि कुछ और वैल्यू उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू चूज करें जिससे हमें मिल जाए, तो 0.72 से करके देख सकते हैं। नहीं बात बनेगी तो हम कुछ और वैल्यू, एक वैल्यू हमको सेट करना पड़ेगा कि कितने वैल्यू से मल्टीप्लाई करें हम कि हमको अपना एग्जैक्ट आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए। तो हमने पीछे क्या देखा था, रूट 2 की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, ये आई थी कितनी, यहाँ से 2 से डिवाइड करो कितना आया था ये 0.707, एक बार और करोगे तो 7 आ जाएगा ये, है ना, ठीक है। इसको सर पूरा मल्टीप्लाइड करो 0.705 से, 0.707 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितने से, कितना आया था बेटा यहाँ, 707 आएगा ना, सर 705 है 1.414 है ना ये, इसको 2 से डिवाइड किया हमने तो 0 हो गया, 14 7 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया ना ये, यस सर तो 0.77 हो गया ये, ठीक है, 0.77 हो गया। अब पीछे आकर के इस वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 0.707 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आती है
25 बहुत क्लोज वैल्यू आती है, 25 24 25 25 याद करके रखते हैं इसको, कितनी 25 25, ये 25 24 आती है। ठीक है, अब ये बहुत क्लोज हो गई है 25 30 के। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे पहले आप 0.7 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपको वैल्यू मिल गई तो ठीक है, अगर वैल्यू आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को जो भी आया हुआ 0.71 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना, उसको 0.71 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, किससे करोगे मल्टीप्लाई, 0.71 0.707 से बेटर ऑप्शन होगा 0.71 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ओके, तो आप उसके Yes, काफी sir. क्लोज वैल्यू आ जाओगे, थोड़ा ज्यादा तो इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी, तो आपका आंसर इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही होगा। ओके, Yes, sir. तो इस तरीके से आप एक क्लोज वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि एच को डी से रिप्लेसमेंट करने पर क्या आएगा। ठीक है, मैं अभी नेट वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं देखता हूं कि अगर उनको भी ये क्वेश्चन दिया जाता है तो भी परेशान हो जाते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको न्यू 1/μ अंडर रूट करके निकालना बड़ा टेडियस काम होता है। ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा 1/μ = 1/ma + 1/mb करके आपको निकालना पड़ता है। ये अप्रोक्सीमेटली आपके 3 से 4 मिनट का टाइम चाहिए, और एग्जाम में 3 से 4 मिनट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने Yes, क्या sir. देखा यहाँ पे कि न्यू जो है इस पे दो चीजों का इम्पैक्ट है। पीछे फार्मूला देखा था, उस फार्मूले को दोबारा लिखते हैं, 1/2 πc √k/μ। क्या है ये, 1/2 πc √k/μ। ओके, ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सी लाइट ऑफ वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहां से न्यू दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो न्यू प्रोपोर्शनल टू √k है और न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/√μ है। अगर म्यू आपका बढ़ेगा तो न्यू घटेगा, म्यू घटेगा तो न्यू बढ़ेगा। उसी तरीके से ये के पे भी डिपेंड करेगा। और के क्या होता है, के को हम बॉन्ड कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड कांस्टेंट, एंड दिस इज रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जितना मजबूत के की वैल्यू उतनी ज्यादा, बॉन्ड जितना मजबूत के की वैल्यू उतनी ज्यादा। हमको पता है सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सबसे ज्यादा मजबूत, ये उससे कम मजबूत, ये उससे कम मजबूत। तो के सी सी छोटा होगा के सी डबल बॉन्ड सी से, ये छोटा होगा के सी ट्रिपल बॉन्ड सी से, है ना। ठीक है, Yes, sir. तो जब ये छोटा होगा तो न्यू सी सी छोटा होगा न्यू सी डबल बॉन्ड सी से, ये छोटा होगा न्यू सी ट्रिपल बॉन्ड सी से होगा। ठीक है, तो एग्जाम में वाइवा में आपका टीचर क्वेश्चन पूछता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी की फ्रीक्वेंसी सी सिंगल बॉन्ड सिंगल या सी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज्यादा या कम क्यों होती है, तो आप उसको ये फार्मूला लिख दोगे खाली, तो समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। आप बोलोगे न्यू प्रोपोर्शनल टू √k और k फॉर सिंगल बॉन्ड इज लेस देन k फॉर डबल बॉन्ड इज लेस देन k फॉर ट्रिपल बॉन्ड, that's why we have new C triple bond is maximum, then new double bond, then new single bond. Okay, मजा आ रहा Yes, है, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. इन पॉइंट्स को नोट करते चलो, ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देंगे और सीधे आंसर बनाना है, इनका कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, नाउ चलिए कुछ चीजें और दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग चाहो तो मैं बुक आप लोग कोई यूज करते हो, मैनुअल पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, सर बैनबल है। मैनुअल है ना, तो मैनुअल में देखना वहां पे IR में इसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, और अब आप मैनुअल को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब
सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी सिंगल बॉन्ड एन की बात कर लिया जाए यहीं पे, है ना? कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इनका बॉन्ड लेंथ पता है, क्या पता है इनको हमको, के प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है, क्या होती है? के प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है? के प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? ये होमवर्क है, आप बताओगे मुझे करके कि सी ओ बॉन्ड, सी एन बॉन्ड एंड सी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? आपको डेटा मिल जाएगा बुक में, ठीक है? अब बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल से के होगा, तो के सी ओ, के सी सी एंड के सी एन को आपको एक ऑर्डर में लिखना है। अब बताना है ये इनका ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा। अब जब ये लिखा लोगे तो आपको बताना है कि न्यू सी ओ, न्यू सी सी एंड न्यू सी एन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? ये तीन क्वेश्चन एक दूसरे जुड़े हुए हैं और तीनों का एक ही आंसर। अगर बॉन्ड लेंथ पता है तो के पता, तो के प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसका के ज्यादा और उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? हो जाएगा, करोगे? Yes, sir. ओके, चलिए, तो अगर आप ये कर लोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। अब देखते हैं सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड एन, देख लें सी डबल बॉन्ड एन, तो एन तो होता नहीं कहीं पे, ये आर होता है, ये नहीं हो जाता है। तो उसी जो पिछले कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। इन दोनों का बॉन्ड लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ निकालोगे तो क्या निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे सीसी के अलावा पीछे भी ध्यान रखना है आपको, ये एन और सी, ये देखना ये एटम चेंज हो गया है, ठीक है? यहाँ पे सी रिप्लेस हो गया एन से, एन रिप्लेस हो गया ओ से। ध्यान रखना सी का 12 होता है, एन का 14 होता है और ओ का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है? हेलो, Yes, sir. इनका म्यू भी चेंज हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ और के में तो डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगी, इसके रिलेशन को आपको अच्छे से एनालाइज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लिख करके ग्रुप में आंसर हमको दोगे, गलत होगा तो मैं सही करके दे दूंगा, अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? Yes, इसी sir. तरीके से ये यहाँ पे अभी इनकी वैल्यूज देखेंगे हम, जब इनकी वैल्यूज देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इनमें भी क्या रिलेशन है, ठीक है? ठीक है, गैस का हम डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? या उनको किसी सोल्यूशन में डिजॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं, CCl4 सोल्यूशन यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल गैस का IR लेने के लिए, ठीक है? उसमें डिजॉल्व कर लेते हैं इसको। CH2 भी यूज करते हैं हम, ठीक है? बट ध्यान रहे कि ये किस किस रेंज में आपको करना है उस पे डिपेंड करेगा आपका। आप DCM भी मतलब कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, उसमें गैस को डिजॉल्व कर दिया और उसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी उसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडिएशन सोर्स क्या होता है, इसमें रेडिएशन सोर्स कौन सा यूज करेंगे? रेडिएशन सोर्स तो बताएगा मुझे, रेडिएशन सोर्स क्या कौन सा यूज करते हैं? जनरली हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, क्या करते हैं, नाइक्रोम वायर, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, स्पेक्ट्रा दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड कौन सा होगा, ठीक है? ठीक है, एप्लीकेशन करके देखते हैं कि जो पढ़ा हमने इसका यूज क्या है।
एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन करने से पहले अगर हमें कुछ चीज़ें पता हो, कुछ इंफॉर्मेशन पता हो, तो ज़्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे ना। वो इंफॉर्मेशन कौन सी पता होनी चाहिए? कुछ रेंज पता होनी चाहिए हमें, कुछ फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू पता होनी चाहिए हमको ना। अगर वो हमें पता है तो हम इजीली उस चीज़ को कर पाएंगे या जान पाएंगे। तो कुछ वैल्यू आप लोगों को पता है IR के बारे में, जो मैंने अभी बताई है डबल बॉन्ड को लेकर के। कुछ आप लोगों ने कहीं यस सर। और पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है कभी? नो सर। नहीं पढ़ी है ना? सर सब कुछ मैंने हमें IR हाँ। फिजिकल में पढ़ा है, अच्छा, तो क्या ऑर्गेनिक क्या में। पढ़ा है उसमें? कि है चलो, कि IR को हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और उसमें कैसे कैसे जंप होते हैं चलो वाइब्रेशनल लेवल से। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वैल्यूज, ठीक है? इस वैल्यू को नोट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है? देखो, ये रेंज दिए हुए हैं, है ना? C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, ये 1600 से 1800 के बीच की वैल्यू दी हुई है। CC CO CN की वैल्यू दी हुई है। C ट्रिपल बॉन्ड की CS CO CNH की वैल्यू दी हुई है, ठीक है? ये हमने बताया भी था आप लोगों को। कुछ पीक और दिखाते हैं। ये OH का पीक है, ये ब्रॉड पीक है ना? ठीक है? यस OH सर। की पीक क्या है? ब्रॉड पीक ऐसे दिखती है आपको। ये आपकी स्ट्रॉन्ग पीक या शार्प पीक ऐसे दिखती है आपको, ठीक है? यस सर। ये ट्रांसमिशन में प्लॉट करते हैं, 100% ऊपर होता है, 0% नीचे आ जाता है। ये वैल्यू हो जाती है 400 से लेकर के 4000 CM तक। अगर एब्जॉर्प्शन में प्लॉट करेंगे तो ये कर्व पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा। तो आपको जो कर्व मिलेगा एग्जाम में या दिया जाएगा, वो 99.9% टाइम ये वाला कर्व दिया जाएगा, मतलब ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर दिया जाएगा। 0.1% है कि आपको इस तरीके से भी दे देगा, ठीक है? बट हमें परेशान नहीं होना, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? इस वैल्यू पे होना चाहिए, वेव नंबर पे होना चाहिए, ठीक है? यस सर। ये इनका कॉन्सेप्ट हो गया, ये वैल्यूज हो गई, ये चीजें हो गई, ठीक है। अब आते हैं कुछ वैल्यूज देखते हैं, कुछ कंपाउंड का एग्जांपल। अब देखो एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये है ना? कंपाउंड है आपका CH3 CH2 तीन बार, है ना? CH2OH है ना ये? यस सर। तो इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? अल्कोहल। अल्कोहल। एल्कोहल हुआ। तो इसमें कौन सा ग्रुप ऑफ फंक्शनल? OH हुआ ना? और यस। OH की यस सर। पीक कहाँ पे आती है? 3200 से 3600 CM इनवर्स के बीच में ना? तो देखो क्या आपको पीक दिख रही नहीं दिख रही है? तो हाँ, ये पीक दिख रही है, देखो ध्यान से, ये है ना, ये पीक है ना? ये कितने में दिख रही है? ये 3400 CM इनवर्स पे दिख रही है आपको, दिखा बेटा? यस सर। ओके। और इसमें क्या क्या है? इसमें C सिंगल बॉन्ड C है, और बाकी बचे हुए CH बॉन्ड है खाली, और एक CO बॉन्ड भी है। तो जब फंक्शनल ग्रुप OH मिल जाए तो CO बॉन्ड की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखाएंगे हम। तो हम आपको CH दिखाते हैं। CH कितना मिलता था? हमने देखा 2500 से लेके 3100 के बीच में मिल रहा है हमको, है ना? तो देखो ध्यान से, ये है 3000 और ये है 2500, इसके बीच में ये पीक है यहाँ पे, ऐसे है ना ये पीक। तो ये किसके लिए हो गया? ये CH स्ट्रेचिंग की पीक हो गई, ओके। CC बाउंड कहाँ पे मिलता था आपको? तो हमने बताया था CC बाउंड जो मिलेगा वो आपको वो 1400 के आसपास मिलता है, 1000 से लेकर के 1400 के बीच मिलता है ना? आप 1000 से 1400 के बीच में ऊपर आओ तो यहाँ पे ये पीक आपको मिलेंगी, ये CC स्ट्रेचिंग है ना, CC-CH स्ट्रेचिंग। यस सर। CO स्ट्रेचिंग आपको 1000 के आसपास कहीं मिलना चाहिए था, वो आपको देखो ये यहाँ मिल रही है ना? ये वाली पीक, ठीक है? यस सर। इस तरीके से आप स्पेक्ट्रा देख करके आप दिखा सकते हो, बता सकते हो कि कौन कौन सी रीजन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में।
एक कंपाउंड और आपके पास है, इसमें हेक्सेन लिया गया है। क्या लिया गया है? हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3। अब देखो इसमें क्या क्या, सिर्फ CC बांड है और क्या है, CH बांड है खाली इसमें। ओके, तो CC बांड आपको यहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, 1000 के बाद वाले में मिल जाएंगे आपको, ये यहाँ पे कहीं पे दिखेगा आपको ये। और CH बांड कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। ये बेंडिंग देख रहे हो ना, अभी इसको बाद में समझाएंगे बेंडिंग क्या है, ठीक है। Yes, sir. अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। अगला मॉलिक्यूल है आपके पास में, देखो ध्यान से, CH3 CH2 थ्राइस CH है। इसमें देखो एक डबल बांड है ना, डबल बांड, ठीक है, क्या है, डबल बांड है। तो डबल बांड का पीक आपको हमने बताया था 1600 के आसपास देखना है। ये देखो 1600 पे पीक मिल रही है ना, तो 1600 पीक है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलनी आपको स्टार्ट हो गई। पीछे वाले में देखा होगा तो CsP3 था सारा, क्या था, CsP3H थे सारे। यहाँ पे CsP2H भी है, क्या है, CsP2H। जो डबल बॉन्ड वाला CH होता है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना ये। तो ध्यान Yes, दो sir. यहाँ पे, ये 3000 के ऊपर जा रहा है, वो CH2 वाले H होते हैं। 3000 के ऊपर जो CH की वैल्यू होती है स्ट्रेचिंग की, वो sp2CH की वैल्यू होती है, ठीक है, ठीक है। और उसके नीचे जो वैल्यू होती है वो CHsp3 वाले होते हैं, ठीक बेटा, Yes, sir. ओके। बेंडिंग वाले जहां पे, ये है, अभी बेंडिंग का कॉन्सेप्ट देखना है हमको, आगे दिखाता हूँ अभी इसको। एक मॉलिक्यूल और ले लिया हमने, ये सिस मॉलिक्यूल लिया हुआ, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है 1600 के पास, देखो जा करके, दिखा कहीं पे, ये दिखा, दिख गया, CH है एल्केन, तो एल्केन का 3000 के नीचे देखो, और sp2H है तो 3000 के ऊपर देखो, दोनों दिख गए, मिल गया। Yes, sir. और देखते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड 2200 से के आसपास देखना है हमको, 2000 से लेकर के 2300 के बीच में देखना है ना। देखो 2000 के पास में, ये 2000 हो गया, और ये यहाँ पे 2300 हो जाएगा। इसके ऊपर जाकर के देखो, ये मॉलिक्यूल है, ये पीक दिखा है ना, हेलो, यस सर। Yes, sir. दिख गया ना ये, ओके। Yes, sir. मतलब इसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखो, अभी पीछे हमने देखा था कि sp2CH की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, किससे, sp2CH से। तो अगर sp3 हो जाएगा तो उसकी और भी ज्यादा हो जाएगी ना, CsPH, तो ये 3300 के ऊपर ये आपका चला जाएगा, 3100 के और ऊपर चला जाएगा। ये देखो 3300 CM पे वैल्यू मिल रही है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में 2000 से लेकर के 2300 CM के बीच में पीक मिले, और एक पीक आपको 3300 CM पे मिले, ये दो पीक मिल जाए, तो आप इनको कह सकते हो कि आपके पास टर्मिनल एल्काइन है। क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड C आपका एंड में है, ओके। नाउ Yes, sir. ये चीज डिटेल में हमने यहाँ पे लिख करके दिया भी है, स्लाइड आप शेयर भी कर देंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है, ये चीज, ठीक है। आगे देखो, इसमें एक पॉइंट था यहाँ पे कि इंटरनल एल्काइंस, that is those when the triple bond is in the middle of a carbon chain do not have CH bond to sp carbon and therefore lack the aforementioned band। 3300 CM पे कोई पीक शो नहीं करेगा। The following slide shows a comparison between unsymmetrical terminal alkynes and symmetrical terminal alkynes, okay। now अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान क्या रखना, जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बांड के लिए सिग्नल शो करती है जिनमें डाइपोल मोमेंट हो। क्या हो, डाइपोल मोमेंट हो।
अगर किसी वजह से किसी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट खत्म हो जाता है तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। जैसे n ट्रिपल बॉन्ड n है तो आप इसको IR से डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। ओके, ठीक है। Yes, sir. O डबल बॉन्ड O को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। H2 को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 है। बात समझ में आ गई ना? इस बात को Yes, Yes, ध्यान sir. रखेंगे। इसी तरीके से आपके पास ये एल्काइन है, ध्यान रखो इसके इस तरफ जितना कार्बन है उतना इस तरफ भी उतना ही कार्बन है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। इस वजह से आपको इसके लिए कोई पीक नहीं दिखेगा, यहाँ पे नो पीक। ओके, और चूंकि H कोई है नहीं तो 3300 पे कुछ दिखना नहीं है वैसे भी आपको। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे Yes, कहा sir. जाए कि आपका कंपाउंड एल्काइन है लेकिन कोई पीक नहीं शो कर रहा है तो आपको तुरंत गेस कर लेना है कि आपके पास इंटरनल एल्काइन है और भी सिमेट्रिकल एल्काइन है। ओके, नाउ नाइट्रिल है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड, बिल्कुल ध्यान रखो इसको। ये बहुत स्पेसिफिक पीक है, 2200 के आसपास देता है वैल्यू। ये 2250 सीएम इनवर्स है, लेकिन जनरली आप 2200 से 2400 सीएम इनवर्स याद रखना। इसके बीच में अगर आपको पीक मिल गई तो आप बता देना कि आपके मॉलिक्यूल में C ट्रिपल बॉन्ड N है। ये पीक दिख गई आपको, ठीक है। ओके, ना Yes, sir. ये कंपाउंड सिंपल अल्कोहल है, आप देख चुके हो इसको निकालना। ये अल्कोहल का पीक दिख गया आपके पास में तो अल्कोहल हो गया ये। ओके, ये आपका एल्डिहाइड हो गया है, ये आपका कीटोन हो गया है। ध्यान क्या रखना है आपको कि एल्डिहाइड न्यू CHO इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू C डबल बॉन्ड O, ठीक है। स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है इनके बीच में? बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, 2-4-5 सीएम का डिफरेंस होता है इनका। इनकी सबकी वैल्यू जो आती है वो 1700 से लेकर के 1800 सीएम के बीच में आती है। कितने? 1700 से लेकर के 1800 सीएम के बीच में आती है। 1700 से लेकर के 1800 सीएम इनवर्स के बीच में आती है। तो देखो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है तो 1700 पे आपको पीक दिखनी चाहिए। देखो यहाँ पीक दिख रही है, ये देखो 1700 सीएम पे दिख रही है ना कार्बन की स्ट्रेचिंग। ये कीटोन है, देखो Yes, sir. 1718 पे दिख रही है इसकी स्ट्रेचिंग। ओके, एल्डिहाइड में एक खास बात और होती है कि CH होता है, और ये जो CH होता है वेरी इंटरेस्टिंग पीक देता है आपको। ये देखो यहाँ पे CH की स्ट्रेचिंग है, ये वैल्यू है किसकी है? ये CH की स्ट्रेचिंग की पीक दी हुई है आपको 2720 सेंटीमीटर। बाकी आपका जब sp2 कार्बन होता है C डबल बॉन्ड C वाला तो कितने चला जाता है? वो 3000 के ऊपर चला जाता है। ये एल्डिहाइड का केस ही होता है जो कि आपको 2700-2600 के आसपास वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास दो पीक मिलनी चाहिए, एक OH की मिलनी चाहिए, एक CO की मिलनी चाहिए। CO के 1700 के आसपास देखो तो CO मिल रहा है 1700 पे, OH की 3000 के ऊपर देखो तो ये देखो OH पे आपको पीक मिल रही है। ये देखो अब इतनी ब्रॉड पीक है ये, कितनी पीक है ये? वेरी ब्रॉड पीक है ये। क्या है ये? ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक का मतलब होता है मॉलिक्यूल में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। क्या दिखाता है ये? मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस दिखाता है ब्रॉड पीक, ठीक है बेटा। ब्रॉड पीक शोज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन योर मॉलिक्यूल। अब कॉन्सेप्ट आ गया तो यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में आने वाला। ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है और ये पैरानाइट्रोफिनॉल होता है ना। तो इन दोनों का जब IR आप देखोगे तो IR में क्या देखोगे? इसका पीक शार्प दिखेगा और इसका पीक ब्रॉड दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या बन जाता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। बनता इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
लेकिन क्या होगा कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट और कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा। ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर है, क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। चाहे 1 मॉलिक्यूल हो चाहे 50 मॉलिक्यूल हो, इनमें जो पीक की इंटेंसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो पीक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीक की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर कहीं आपसे पूछे कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आप बोलना कि उनका कंसंट्रेशन डिपेंडेंट IR रिकॉर्ड करके करेंगे, ठीक है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो IR स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी होगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, नॉट डिपेंडिंग, ओके। जबकि सर पैरा Yes, sir. नाइट्रोफिनॉल डिपेंड करेगा। हाँ बेटा बोलो। सर आपने कहा था कंसंट्रेशन डिपेंडेंट पैरा की सिर्फ। पैरा की डिपेंडेंट है, आर्थो की नहीं है, ठीक है। ओके आर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो पीक है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, ओके। कंसंट्रेशन नॉट डिपेंडिंग आर्थो के लिए, है ना। अब पैरा के लिए डिपेंड करेगा, ठीक है। यस सर। तो बता ले जाओगे इजीली इसको कि आर्थो यस सर। नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल को IR से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय रिगार्डिंग देयर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट स्पेक्ट्रम। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन कम करेंगे। अगर H आपकी पीक आपकी डिक्रीज करती है, OH की डिक्रीज कर रही है मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, मतलब वो पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अगर नहीं कर रही है तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। एमीन है, एमीन का स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, ये NH2 है। NH2 के लिए आपको हमने बताया था कि यहाँ पे CH3 CH2, देखो ये एक पीक है NH, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे एक NH है, कहाँ पे पीक देखनी है? 3000 के ऊपर, दिख गया NH, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे देखो NH2 है, तो हमने बताया था NH2 में 2 पीक दिखेगा आपको। यहाँ पे 3000 के ऊपर देखो 2 पीक दिख रहा है आपको, ये है ना, ये यस सर। ठीक है। मतलब ये NH2 के लिए हो गया, ओके। अब एक बार जरा बेंडिंग वाला आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये वाइब्रेशनल मोड होते हैं आपके, क्या है ये वाइब्रेशनल मोड होते हैं। ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ये बेंडिंग है। और इनका जो न्यू का ऑर्डर होता है वो न्यू सिमेट्रिक सबसे कम होता है, इससे ज्यादा होता है न्यू बेंडिंग का, और सबसे ज्यादा होता है न्यू एंटी सिमेट्रिक का, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा होता है न्यू एंटी सिमेट्रिक का। तो जो आप CH वाले पीक देखते थे, ठीक है, वो ज्यादातर मेजॉरिटी हमने देखा था कि 2500 CM से लेकर के 3000-3100 देखा था, वो CH एंटी बॉन्डिंग एंटी सिमेट्रिक के लिए था। इसी तरीके से इसका एक बेंडिंग मोड का वाइब्रेशन भी होता है, जो कि आपको जनरली 1200 या बहुत इफेक्टिवली बोले तो 1300 से लेकर के 1500 CM इनवर्स के बीच में मिलता है आपको, ठीक है। तो ये CH बेंडिंग पीक होता है, जो कि पीछे भी देखा ही है हमने, ओके। तो एग्जाम में कहीं भी पूछा जाए, आपको दे दिया जाए वाटर दे दिया जाए, CO2 दे दिया जाए, कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, और पूछा जाए कि इसकी एक पीक आपको 746 दी हुई है, एक पीक आपको 1350 CM दिया हुआ है, एक आपको 3600 CM इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इनको एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और बेंडिंग के लिए असाइन करना है। तो हमने बताया जो सिमेट्रिक होता है सबसे कम होता है, फिर बेंडिंग होता है, और फिर क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। यस सर। इसको Yes, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो मैं ये स्लाइड आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा कुछ